क्या कभी आपने अपने स्कूल के ऑफिस का स्कूल के ऑफिस के दरवाजे को धक्का लगाया है और आपने देखा कि अरे उस पर तो लिखा था पुल करना है और आपने कर दिया है पुश, है ना। कई बार ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं, है ना, और दरवाजे पे लिखा होता है डोर्स पे लिखा होता है पुल और आप कर देते हैं पुश, या पुश लिखा होता है और आप कर देते हैं पुल। कैसा हुआ आपके साथ? जी हाँ, तो ये भी क्या है, एक फोर्स है। मतलब पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। फोर्स फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। आपके और मेरे जीवन में फोर्स का बड़ा महत्व है। यस, बिना फोर्स के शायद मुझे लगता है हम कोई भी काम जो कर रहे हैं शायद वो पॉसिबल नहीं है। आप जो लिख भी रहे हैं, यस, वो भी फोर्स है, आप चल रहे हैं वो भी फोर्स है। तो यस, पूरी सृष्टि पे, पूरा संसार मुझे लगता है फोर्स पर काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि फोर्स क्या है इन डिटेल। तो फोर्स एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटर्नल एजेंट है विच कॉजेज अ रिजिड बॉडी, यस, रिजिड बॉडी टू मूव व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, और अ बॉडी विच इज इन मोशन टू कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक चलती हुई बॉडी को फोर्स से रोका जा सकता है, एक रुकी हुई बॉडी को फोर्स से चलाया जा सकता है, करेक्ट। और हाँ, नॉन रिजिड बॉडी हो गई। नॉन रिजिड बॉडी, हाँ, लाइक टूथपेस्ट आपका एक नॉन रिजिड बॉडी है ना। तो यस, बैलून भी एक नॉन रिजिड बॉडी हो सकता है, यस। या आपने सोफा के या अपने पलंग के जो गद्दे हैं, है ना, सॉफ्ट से गद्दे हैं, यस, वो नॉन रिजिड बॉडी है, यस। तो नॉन रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो इट मे चेंज इट्स शेप, इट मे चेंज इट्स साइज एंड इवन इट मे कॉज मोशन। सो फोर्स की वजह से दो तरह के मोशंस पैदा होते हैं। हां, अगर बॉडी रिजिड है, यस, बॉडी क्या है, रिजिड है, तो दो तरह के मोशंस पैदा होते हैं। एक मोशन, यस, ट्रांसलेशनल मोशन, एक रिजिड बॉडी, यस, एक हार्ड सरफेस, हार्ड बॉडी जिसमें आपने फोर्स लगाया, यस, जिसमें आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जा रही है। एग्जांपल, चलिए, आपने एक क्या किया, टेनिस का शॉट लगा दिया, या आपने अपने बैडमिंटन से, यस, रैकेट से, यस, क्या कर दिया, एक शॉट मिला दिया शटलकॉक को, हो गया, फोर्स हो गया। तो बॉडी कहां गई? यस, स्ट्रेट लाइन में गई। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एंड द बॉडी इज फ्री टू मूव, याद रखिएगा वो बॉडी क्या होनी चाहिए, फ्री टू मूव होनी चाहिए, किसी चीज से अटैच, पाइवेटेड नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं पर वो क्या होने चाहिए, एक्सिस पे रोटेट करने वाली बॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री टू मूव होगी तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और इस मोशन को हम लोग लीनियर और ट्रांसलेशनल फोर्स भी कहते हैं। दूसरा, अगर वो बॉडी पाइवेटेड हो गई तो पाइवेटेड बॉडी, एग्जांपल पुली, यस, पुली में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिस पर क्या होती है, ग्रूव्ड व्हील, यस, वो ग्रूव्ड पहिया क्या होता है, मूव करता है। या साइकिल का पहिया हमारी, यस, हमारे साइकिल में लगे धुरी, यस, जो सेंटर है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जिसपे पहिया वो गोल घूमता रहता है, होता है। तो अगर क्या हो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, यस, वो रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, पर वो बॉडी क्या है, पाइवेटेड एट अ पॉइंट है। पाइवेट, यस, पाइवेट वो पॉइंट होता है जहां अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी स्टार्ट करने लगती है, मूव करने लगती है, क्योंकि उसका वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जो लट्टू जानते हैं आप, यस, टॉप जिससे नचाने वाला लट्टू होता है ना, रस्सी पे, है ना, तो वो भी क्या करता है, एक सेंटर पॉइंट पे क्या करता है, राउंड 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 गोल घूमता रहता है। हमारी अर्थ भी जानते ही आप, एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो यस, तो अगर कोई बॉडी पाइवेटेड हो, किसी एक पॉइंट पर अटैच्ड हो, और अब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करने लगेगी वो बॉडी गोल घूमने लगेगी। सो इट रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, और इस फोर्स को कहते हैं, या इस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, है ना, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, यस, राउंड मूव कर रही है, रोटेशनल मोशन। मैंने मोशन लिखना है वर्ड। अब आता है, यस, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट, हाँ, फोर्स जब हम किसी
बॉडी पे लगाते हैं जो फ्री टू मूव नहीं है। क्या कहा? फ्री टू मूव नहीं है, बल्कि कोई पाइवोटेड बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो किसी धुरी पर अर्थात किसी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए बनाई गई है। तब वो बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, यस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगी? मूव करेगी। उस टर्निंग को, यस उस मूव करने के इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज टॉर्क? आइए समझते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अर्थात फोर्स को, यस फोर्स को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, याद रखिएगा, है ना, को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? यस वो वैल्यू क्या कहलाएगी? टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, देखिए एक रिजिड बॉडी है, ओ नाम का जो पॉइंट है, यस ओ को पाइवट रखा गया है यहां पर इसका, है ना, अर्थात ओ वाले पॉइंट पे इसको क्या कर दिया गया है? फ्री टू मूव कर दिया गया है। यहां से बॉडी क्या कर सकती है? यस घूम सकती है। अब हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, यस आप देखेंगे ए पी, यस ए पी नाम के पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और हम जब इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ, यस लाइन ऑफ एक्शन। क्या? हाँ लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी लाइन पे हम क्या कर रहे हैं? यस तो इस लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका पाइवट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रहा, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस तो OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन O से और P तक की दूरी का नाम रखा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा? यस जितना ज्यादा होगा, यस उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। गॉट इट? उतना ही ज्यादा क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। यस अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी उसकी डेफिनेशन है, फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या? फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां लिखा F मैंने आपके लिए, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F को थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देता हूं आपके लिए। आइए इसका SI यूनिट जान लेते हैं। SI यूनिट क्या है इसका? न्यूटन मीटर, यस अर्थात न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को क्योंकि फोर्स न्यूटन में मेजर की जाती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। सो योर आंसर इज यस SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। और CGS यूनिट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का CGS यूनिट क्या है? डाइन है। सो डाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सो द CGS यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, क्या? यस क्लॉक से अपोजिट, जैसे मेरे डायग्राम में दिख रहे हैं, अगर बॉडी क्या करती है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो योर मोमेंट विल बी पॉजिटिव, और अगर कहीं क्लॉकवाइज बॉडी मूव करती है तो योर मोमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कॉमन लाइफ में हम मोमेंट ऑफ फोर्स का देखते हैं। यस आप यूज और डेली महसूस भी करते हैं इसको। यस उनमें सबसे पहला एग्जांपल है जो डोर का हैंडल है। कभी आपने सोचा है कि वो जो दरवाजे का डोर का हैंडल है वो एक कोने में ही क्यों होता है? यस जो हिंज होता है, अर्थात जहां से दरवाजा अटैच होता है, जिससे दरवाजा मूव कर सकता है, वो हिंज से लेकर के हैंडल तक का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है ना? तो वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस हिंज से लेकर के फ्री एंड तक जो डिस्टेंस है, जहां पे हैंडल लगाया गया है, वो सबसे बड़ा डिस्टेंस रखा गया है, ताकि दरवाजे में कम से कम फोर्स पे आप दरवाजे को क्या कर सके? रोटेट कर सके। दूसरा एग्जांपल है हैंडल ऑफ अ ग्राइंडर। यस पहले ना लोग जो चक्की होती थी घर में रखते थे, पत्थर की चक्की होती थी, उसे हम लोग कहते थे हैंड ग्राइंडर। हाँ पत्थर की चक्की होती थी, उसमें गेहूं और आटा लोग पिसते थे। आई होप यू पीपल हैव सीन इट, है ना? फिर भी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं हैंड ग्राइंडर का।
स्क्रीन पे देखिए। तो उसका जो हैंडल होता था ऊपर वाले चक्की का, ऊपर वाले जो पत्थर का, बड़ा हैवी होते थे वो उनके रिम पे लगा होता था, उनके किनारों पे लगा होता था, ताकि आप कम एफर्ट से क्या कर सके, चक्की हाथ से घुमा सके, ग्राइंडर हाथ से घुमा सके। जो स्टीयरिंग ऑफ द कार है, ये स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार है, तो हम कहां पकड़ते हैं, ध्यान दिया कभी आपने? अंदर की तरफ नहीं पकड़ते हैं, बाहर की तरफ पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टेंजेंटियल फोर्स, क्या शब्द? यस, टेंजेंटियल फोर्स अर्थात परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं हम क्या करने के लिए, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए, टर्निंग इफेक्ट पैदा करने के लिए। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव यस मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो अपोजिट हो जाएगा। आइए, स्पैनर। हाँ, स्पैनर वो होता है जिससे नट खोलते हैं, है ना? गाड़ी में जब नट खोलना होता है तो स्पैनर होता है, लंबा सा होता है ना? तो उसका हैंडल लंबा क्यों होता है? ताकि आपको कम एफर्ट, कम फोर्स लगाना पड़े। आपको याद होगा, कपल जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। सर 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 फिर से, हाँ आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं कि कपल क्या होता है, फिर से समझते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी पर, यस ये एक बॉडी है जिसको पाइवट कर दिया गया है ना? पाइवट मतलब वो पॉइंट जहां से ये फ्री टू रोटेट है। लेट्स से ये पॉइंट है O, और हम फोर्स लगा रहे हैं यस इस पॉइंट पर। लेट्स से यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, यहां से बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ये देखा आपको फोर्स दिखाई दिया। तो इसके बीच में और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में ये रहा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स से मैंने नाम दे दिया P। यस, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से लेके P। O वो पॉइंट है जहां पे पाइवट किया गया था, P वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये वो पोजीशन है जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि बॉडी क्या हो जाए, यस रोटेट कर जाए। तो इस डिस्टेंस, यस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इस फोर्स पे डिपेंड करता है यस मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बॉडी रोटेट क्यों कर जाती है? क्योंकि जितना फोर्स हम यहां लगाते हैं उसका अपोजिट फोर्स ये पॉइंट, यस ये जो पॉइंट है ये भी लगाता है, एक्सर्ट करता है। कौन सा? जहां पॉइंट पाइवट है, क्योंकि बॉडी फ्री टू रोटेट नहीं है, किसी एक्सिस पे अटैच्ड है। इसलिए ये भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है ताकि क्या हो जाए, बॉडी टर्न हो जाए। अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, है ना? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये बॉडी को फोर्स ये भी लगाता है। जितना हम फोर्स यहां से लगाते हैं उतना ये पॉइंट O भी क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर जाती है, फ्री टू मूव कर जाती है और रोटेट कर जाती है। अब आता है कंक्लूजन, इसका क्या निकला? जो हमने इतने एग्जांपल्स पढ़े, इस टर्निंग इफेक्ट का क्या कंक्लूजन निकला? तो कंक्लूजन बस इतना ही निकला कि टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है फोर्स पर, यस कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हायर इज द टर्निंग इफेक्ट। और किस पे डिपेंड करता है? यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? O से P जो मैंने आपको दिखाया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पर ये डिपेंड करता है। जितना बड़ा, यस जितना बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं कपल। कपल समझने से पहले आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। क्या आप किसी एक फोर्स से रोटेशन पैदा कर सकते हैं? नहीं। तो यहां भी दो फोर्स था, यस एक फोर्स हमने लगाया बॉडी पे, यस दूसरा फोर्स किसने लगाया, इस सेंटर ने लगाया, इस पाइवटेड पॉइंट ने लगाया बॉडी पे, इक्वल फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, फ्री टू रोटेट कर रही है। आइए अब मेरे हाथ को देखते हुए, एक डिटर्जेंट बॉटल है मेरे हाथ में, यस इस पे हम कपल लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथों को देखिए, मेरी दोनों उंगली को देखिए, दो फोर्सेस लगा रहे हैं, है ना, दो फोर्सेस लगा रहे हैं और वो बॉडी को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। देखिए आप ध्यान से, बॉडी क्या कर रही है, इससे रोटेट कर रही है, ढक्कन रोटेट करता नजर आ रहा है आपको, देखिए। तो अगर आप ओपनिंग ऑफ अ बॉटल कैप कर रहे हैं या क्लोजिंग ऑफ अ कैप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं, यस पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं किसी एक बॉडी पर, यस। तो टू इक्वल एंड अपोजिट
पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। यस, एक फोर्स अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो एक फोर्स ऊपर कर रहा है। एग्जांपल फिर से, तो हम जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो आप मेरी एक उंगली को देखेंगे डाउनवर्ड की तरफ जा रही है और दूसरी उंगली कहां जा रही है, अपवर्ड। नतीजा क्या हो जा रहा है, वो जो बॉटल का ढक्कन था, यस, ये जो बॉटल का कैप था, वो क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। देखिए वो मूव कर जा रहा है। तो टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। याद रखिएगा, दोनों अगर फोर्स एक तरफ लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी। एक को अप लगा रहे हैं तो एक को डाउन फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। यस, इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। सो इट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। अगर आप चाहते हैं कोई बॉडी गोल घूमे, यस, कुछ और एग्जांपल, यस, दरवाजे वाला एग्जांपल दिया ही मैंने, है ना। दरवाजा हिंज पे यस अटैच होता है, एक पॉइंट अटैच होता है और दूसरा पॉइंट फ्री टू रोटेट होता है। ताले की चाबी, यस, एक टर्निंग ऑफ अ वाटर टैप का एग्जांपल ले सकते हैं। पानी का जो नल आप खोलते हैं, यस, है ना, फ्री टू रोटेट है। और यहां अभी मैंने दिखाया ओपनिंग ऑफ अ कैप ऑफ अ बॉटल या टर्निंग अ की, यस, ताले में चाबी लगाते समय। आइए एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये रही एक बड़ी सी आर्म ए बी, है ना। ये डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी को हम लोग कहते हैं क्या, कपल आर्म। कौन सी आर्म, हाँ, कपल आर्म। कपल आर्म क्या होती है, यस, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहां पे दो पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस अप्लाइड किए जा रहे हैं। यस, दो इक्वल फोर्सेस बट दे आर ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इस वाले फोर्स को देखें, देखिए एरो आपका यस अपवर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये बॉडी को क्या ले जा रहा है, यस, एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है। जबकि इस वाले फोर्स को देखेंगे, आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज ले आ रहा है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं बट ऑन एन अपोजिट डायरेक्शंस जा रहे हैं। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल, अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ कपल भी होता है। तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला भी सेम है, फोर्स इनटू कपल आर्म। व्हाट इज कपल आर्म, यस, जहां पे ये दो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस डेवलप हो रहा है, यस, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा कपल आर्म। ए से बी तक का डिस्टेंस, डायग्राम में देखिए, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो जिसको मैंने डी लिखा है, डी से रिप्रेजेंट किया है, यही मेरा कपल आर्म है, यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे दो पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, यस, अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाइड हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम, यस, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम, यस, अगर एक बॉडी में कई सारे फोर्सेस लगाए जाएं, कई डायरेक्शन से फोर्सेस लगाए जाएं, पर वो सारे फोर्सेस का सम अल्टीमेटली बन जाए जीरो, मतलब बॉडी कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे है। सर कुछ एग्जांपल से समझाइए, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो यस, आपको आपका एक दोस्त इधर से खींच रहा है, अरे एक दोस्त वहां खींच रहा है, अरे एक दोस्त आपका यहां खींच रहा है। तो अगर एक दोस्त सामने से ढकेल रहा है, एक दोस्त पीछे से ढकेल रहा है, तो अगर आपको यस हर तरफ से इक्वल फोर्सेस लग जाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप जहां हैं वहीं पर पड़े रह जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा यस डिस्टेंस मूव भी ना कर पाए अपनी पोजीशन से, तो आप किसी इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो हर तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी पर और आप पर नेट इफेक्ट पड़ रहा है क्या, जीरो। दूसरा एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने एक रस्सी ली, टग ऑफ वॉर जानते हैं आप, हाँ, आपने एक रस्सी ली और आपका फ्रेंड उसके हाथ में रस्सी का दूसरा कोना है और आप लोग दोनों क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे को खींच रहे हैं। टग ऑफ वॉर तो देखा ही आपने ना, यस। तो लेट्स से अज्यूम करता हूं कि तुम्हारे पास यस तुम्हारे पास है 100 न्यूटन का फोर्स, तो तुम 100 न्यूटन के फोर्स से उसको रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हो और आपका फ्रेंड जो उस तरफ है रस्सी के, वो भी आपको खींच रहा है अपनी तरफ। अगर उसके पास भी 100 न्यूटन हुआ फोर्स, तब बताओ क्या होगा इफेक्ट, क्या होगा इफेक्ट, जीरो। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए जा रहे हैं बॉडी पर क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, बॉडी अपनी अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी। एक टेबल है,
और आप उसे क्या कर रहे, धक्का मारना चाहते हैं, और वहां से आपका फ्रेंड भी उस टेबल को आपकी तरफ धक्का मारना चाहता है, आप उधर धक्का मारना चाहते हैं, वो इधर धक्का मारना चाहता है। आपके पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है और उसके पास फोर्स है वो भी 100 न्यूटन है। अब बताइए, टेबल अपनी पोजीशन चेंज करेगा? टेबल रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? यस, डायनेमिक और स्टैटिक, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। आइए पहले इक्विलिब्रियम समझते हैं और फिर समझते हैं कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक है कि स्टैटिक है इक्विलिब्रियम। पर नंबर ऑफ फोर्सेस, यस, एक नहीं अनेक फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और पर क्या कर नहीं कर पा रहे हैं? नो चेंज इन इट्स स्टेट। न तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर रेस्ट में बॉडी है तो रेस्ट में रह जा रही है, अगर बॉडी लीनियर या रोटेशनल किसी एक मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रह जा रही है। कोई भी फोर्स उसे क्या कर नहीं पा रहा है, मोशन से रेस्ट में नहीं ला पा रहा है। तो समझ जाओ आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यस, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, यस, बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह जाती है ना, चाहे उस पर कितने सारे अदर सेवरल फोर्सेस आप क्यों ना लगा दें। तो आप सेवरल फोर्सेस भी लगा रहे हैं, बॉडी अपने यस स्टेट ऑफ रेस्ट में है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है यस बीम बैलेंस का, तराजू का। जब तराजू आपका क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना। लेट्स से यहां पर भी आपने 100 ग्राम की कोई वस्तु रखी और यहां भी 100 ग्राम का वेट रख दिया, आयरन वेट रख दिया, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट आ जाएगी, है ना। या एक बुक जो कि टेबल पर रखी हुई है, आपकी एक नोटबुक है और यस वो टेबल पर रखी हुई है, तो वो नोटबुक भी अपना वेट से उस टेबल को नीचे दबा रही है और टेबल भी क्या कर रहा है, यस, क्योंकि रिजिड बॉडी है टेबल, वो भी इसे क्या कर रहा है, अपवर्ड अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो दो इक्वल फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं, नतीजा बॉडी अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट पर यस मेंटेन्ड है, तो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में थी और मोशन में ही रह जाती है, आपके कई सारे फोर्सेस, यस, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस का उस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, यस, ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, तो एरोप्लेन का वेट तो उसे नीचे ले जाना चाहिए, पर मैंने कहा एरोप्लेन में जो इंजन लगा है, जो लिफ्ट की पावर लगी जो उसे ऊपर ले जा रही है, वो दोनों क्या कर रही है, बैलेंस हो जा रही है। नतीजा एरोप्लेन मोशन में था, मोशन में ही रहता है और एक यस एक पार्ट पे फ्लाई करता रहता है। सिमिलरली एक रेन ड्रॉप, यस, बारिश की बूंद, रेन ड्रॉप, वो जब धरती की तरफ आ रही होती है तो वो भी क्या होती है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम से धरती की तरफ आ रही होती है। सिमिलरली जो प्लैनेट्स हैं, यस, जो प्लैनेट्स हैं सन के चक्कर काट रहे हैं, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में शेल्स में चक्कर काट रहे हैं, शेल्स पे मूव कर रहे हैं, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। तो एक बच्चा है, एक पत्थर को बांध करके क्या कर रहा है, अपने सर से गोल 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 घुमा रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अगर बॉडी पर कई सारे फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं बट उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है उसे चेंज नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाइए बॉडी यस मोशन में है, मोशन में रहेगी। कब कब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम जीरो। यस, जो भी उस पे फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं उन सब का नेट इफेक्ट क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। या इसको दूसरी तरीके से कहें कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, यस, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों क्या हो जाए, मिलकर जीरो हो जाए, तो इफेक्ट इक्वल हो जाए, है ना, तो उसे भी क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं बॉडी को। आइए, इसी से बना हुआ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट, यस, ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, है ना, सारे फोर्सेस, है ना, जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी एक्सेस ऑफ रोटेशन पर है पर वो सारे इफेक्ट आकर के क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। और हाँ, उसी समय क्या होगा, उसका सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। यस, ये जो आपने ऊपर वाला ये पॉइंट देखा, पॉइंट नंबर 2, यस, जो कि कंडीशन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी है।
तो फोर्स क्या होता है हमने जान लिया, फोर्स पुल पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट है। यस, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है और एक मोशन में आई बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। ये नॉन रिजिड बॉडीज को यस का शेप साइज चेंज कर सकता है और उन्हें भी मोशन में ला सकता है, यही फोर्स। तो फोर्स के न्यूमेरिकल्स, यस फोर्स के न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं। आइए स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा। लेट अस बिगिन द न्यूमेरिकल। तो अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय ओपनिंग अ फोर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, ठीक है, बाय यूजिंग अ लीवर ऑफ हैंडल 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास दिया हुआ है क्या, फोर्स दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा पहले हम लिख देते हैं। यस, गिवन डाटा हम पहले लिख देते हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास गिवन है फोर्स है 150 न्यूटन, यस, और लेंथ ऑफ द लीवर दे दिया है, यस, लेंथ ऑफ द लीवर कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर देंगे, यस, 40/100, सो दिस गिव्स यू 0.4 मीटर। तो आपके पास लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यस, इस पे पता करना है कि यह है लीवर, है ना, ये लीवर है, और आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि अगर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन लगाए जाए तो कितना लंबा, यस, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, यस, आपको फोर्स दे दिया है और हमको निकालना है क्या, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड, यस, कितना लंबा होगा हैंडल, है ना, किसी स्पैनर का, है ना, ताकि इसको ओपन किया जा सके। तो अब हमारे पास क्या मिसिंग है, यस, पहले में हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे केस में फोर्स है 150 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.4, सो 150 इंटू 0.4, दिस गिव्स यू 60 न्यूटन मीटर। आपके पास आ गया, क्या आ गया आपको, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, यस, अब आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द हैंडल निकालना है ना। तो आपको अगेन क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आपके पास अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपके पास फोर्स मौजूद है इस बार, यस, इस बार फोर्स लगाना है आपको 50 न्यूटन। आपके पास मिसिंग है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपके पास मोमेंट आ चुका है, ये रहा आपका मोमेंट जो पिछली बार आया था, यस, 60। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, यस, आपके पास जवाब है, यस, 60/50, सो योर आंसर इज 1.2 मीटर। सो लेंथ ऑफ द हैंडल कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्क्रीन पर। अब आपके पास है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल सेट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक, यस, मीटर रूल दे दिया है और इसको 60 सेंटीमीटर के मार्क पे जाके क्या कर दिया गया है, यस, 60 सेंटीमीटर के मार्क पे जाकर के क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है ना। और क्या कहा जा रहा है, when a mass of 10 ग्राम is suspended from one end, और 10 ग्राम का मास, यस, जब यहां पे 60 सेंटीमीटर है तो एक मीटर स्केल यहां बेंड कर जाएगी। आपको कहां सस्पेंड करना पड़ेगा मास, आपको मास ऑफ 10 ग्राम यहां सस्पेंड करना पड़ेगा, है ना, उस साइड। क्यों, ताकि क्या हो जाए, स्केल इससे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। याद रखिएगा यहां कोई भी वेट नहीं है ना। आपको 50 की बजाय कहां क्या आ गया सस्पेंड करने के लिए, 60 के लिए। एक्चुअली में फलक्रम इसका 50 पे पड़ना चाहिए था, है ना, जो इसका फलक्रम होना चाहिए था 50 होना चाहिए मीटर स्केल का। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है ना,
एक यूनिफॉर्म मीटर है। तो 50 पे होना चाहिए था, तो 50 पे ना होकर के कहां उसको सस्पेंड किया गया है, 60 पे किया गया है। तो यहां पर लेंथ ज्यादा है, तो इसलिए मीटर क्या हो जाएगी, उस साइड आगे झुक जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट साइड में, ठीक है ना। अब आपको पता क्या करना है, यस आपको पता करना है मास ऑफ द, यस मास ऑफ द रूल, मास ऑफ द रूल। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहां का डिस्टेंस, यस ये डिस्टेंस है आपके पास 40 सेंटीमीटर। 40 क्यों, क्योंकि मीटर स्केल है, तो यहां पे जो एंड होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। सो आपके पास, क्योंकि यहां पर जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा क्लॉकवाइज, है ना, तो आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, क्लॉकवाइज जब होगा तो क्या लगाएंगे, यस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो कि मास के रूप में है 10 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस आपका है 40 सेंटीमीटर। सो इट गिव्स यू 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया, देखा आपने, यस ये क्लॉकवाइज आ गया। मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज। अब आपने क्या किया है, यस यहां अगर सस्पेंड किया होता तो ये डिस्टेंस आपका होता कितना, यस ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर यहां पे सस्पेंड किया गया होता तो स्केल, यस का मास आ जाता। सो आपके पास क्या आ जाएगा, अब अगेन मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, यस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बार जो फोर्स है अर्थात जो बॉडी का मास है हमें नहीं मालूम है ना, हम छोड़ देंगे और हमारे पास डिस्टेंस मालूम चल गया है, कितना है 10 है। क्लियर है डिस्टेंस। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि व्हेन द स्केल कब बैलेंस हो सकती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बताया गया था कि सम ऑफ, यस ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, यस ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये कैसा है क्लॉकवाइज है। तो आप जानते ही हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इक्वल कर देंगे किसको, एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को और क्लॉकवाइज मोमेंट को, है ना, इक्वल कर दीजिए। आइए बैलेंस कर देते हैं, F इंटू 10 और यहां पे 400, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका वेट इन ग्राम आ जाएगा, ग्राम फोर्स आ जाएगा 400 अपॉन 10, दिस गिव्स यू 40 ग्राम फोर्स, सो दैट इज 40 ग्राम। सो योर आंसर इज यस, मास ऑफ द रूल इज 40 ग्राम। यहां पे मास क्या रखा था हमने, मास ऑफ द रूल। क्लियर है। आई होप आपने यस पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं। अगर आप यस पेन नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपको भी इजी रहेगा ये न्यूमेरिकल करने के लिए। याद रखिएगा जब आप लगाएंगे, यस जब आप लगाएंगे तभी कोई न्यूमेरिकल आएगा। यस व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप स्वयं करिए और जानिए और समझिए, है ना, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग यू कम टू नो कि कितना आया कितना नहीं आया, और नहीं आया तो उसके लिए और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसी के साथ और देखते हैं इसका अगला पार्ट। यस स्क्रीन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए। यस एक सीसॉ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, उनका मास दिया हुआ है 30 ग्राम एंड 50 किलोग्राम, आर सिटिंग ऑन वन, यस आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मिडिल। आइए देखें, ये है एक सीसॉ, है ना, सीसॉ तो आप जानते ही हैं, है ना। यहां पर क्या है सीसॉ में, यस इस तरफ दो, यस दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना,
इस तरफ दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, उनमें से एक बच्चे का मास है 30 किलोग्राम, एक का है 50 किलोग्राम। यस, ये जो पहले बच्चे का मास है, यस मैं लिख रहा हूं F 30 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, मास है, ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या बन जाएगा, ये 30 किलोग्राम फोर्स बन जाएगा। दूसरा है, सेकंड है, इसका मास है कितना, 50 किलोग्राम, सो इट बिकम्स 50 किलोग्राम फोर्स। पहले का डिस्टेंस कितना बताया, यस पहले वाले का डिस्टेंस बताया आपको 2 मीटर, और यस दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना है, यस सेकंड वाले का डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूं D2 ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2.5 मीटर। पहले का भी डिस्टेंस मालूम चल गया, सेकंड वाले का भाई आपको पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह से आप जानते हैं कि ये जो इस साइड में बच्चे बैठे हैं, यस आपको दिख रहा है कि वो क्लॉकवाइज होंगे, तो नतीजा क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट पता करेंगे। यस आप लिखेंगे मोमेंट, यस सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि दो बॉडीज हैं इसीलिए आप क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दो बार करेंगे, है ना। पहली बार क्या करेंगे, फर्स्ट बॉडी के लिए 30 इंटू 2 कर देंगे, है ना, और दूसरी बॉडी के लिए क्या करेंगे, 50 इंटू 2.5 कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास कौन सा मूवमेंट, यस क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, है ना। आप देखें मैंने इस साइड रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक मैन जो 74 किलोग्राम का है ना, उसका मास दिया हुआ है 74 किलोग्राम, आप इसको फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे 74 किलोग्राम फोर्स। अब पूछा है वेयर विल दिस मैन बैलेंस, तो अभी बात है इस साइड तो मैन को रखेंगे नहीं, रखेंगे जब भी रखेंगे तो यस इस फलक्रम के इस साइड रखेंगे। मिसिंग फिगर क्या है इसका, यस ये डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। तो हम जानते हैं कि क्योंकि मैन इस साइड बैठा है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। आप लिखेंगे यस मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला यस फोर्स, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे केस में फोर्स हो जाएगा 74 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इसका नहीं मालूम है। आपको बस दोनों को क्या करना है, अब इक्विवेलेंट करना है, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आपको 74 को बस सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो हियर S that is displacement is equal to 30 into 2 that is 60 and 50 into 2.5 that is 125। दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, और अपॉन क्या कर देंगे 74। 74 कहां से आया, ये 74। सो योर यस आंसर विल बी 185 डिवाइडेड बाय 74, 2.5 मीटर। सिंपल है। आइए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है डायग्राम में, डायग्राम में दो फोर्सेस दिए हुए हैं, है ना। आइए देखते हैं, दो फोर्सेस हमको अप्लाई करनी है, एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स आपको दिया हुआ है F2, है ना। दो फोर्सेस आपको अप्लाई करनी है, F1 और F2। F1 है 5 न्यूटन का और F2 है 3 न्यूटन का। यह रहा 5 न्यूटन और ये है 3 न्यूटन का, गिवन है। आइए आगे देखते हैं, आपको दिया हुआ है जो आपका फलक्रम है, यस पाइवोटेड पॉइंट है वो है O, है ना। ये है आपका पाइवोटेड पॉइंट O, ये रहा A और ये है आपका B। आपको यस डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, पहले का डिस्टेंस है 2 मीटर, A से O तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। क्या निकालना है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 3 नहीं दिया हुआ है ये, यस O से B का डिस्टेंस दिया हुआ है, O से B तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। डायग्राम आपने देख लिया। आगे देखते हैं, कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट
F1, यस, आपको इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यस, आप देखेंगे कि ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो आपको ये मोमेंट क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F1, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है आपके पास गिवन 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका कितना, 2, सो दिस गिव्स यू 10 न्यूटन मीटर। बड़ा सिंपल है। अगर सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा, यस, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F2, वेरी सिंपल है, F2 पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होगा, तो आप लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 3 और इस बार डिस्प्लेसमेंट है आपका क्या, 4 मीटर, सो 3 इंटू 4 दिस गिव्स यू 12 न्यूटन मीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, है ना। बता दिया क्यों एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये घड़ी के रिवर्स, जब इस तरफ फोर्स लगेगा, एक की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये घड़ी से क्या करेगा, उल्टा चलेगा। यस, घड़ी चलती है 1 2 3 4 5 6, यस, है ना, क्लॉक ऐसे टिक करती है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, जबकि बी को देखेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, है ना। आप वहां से देखेंगे तो वो हमेशा क्लॉकवाइज करेगा। तो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया है ना। अब क्वेश्चन में क्या है, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल या नेट फ्लो फोर्सेस, है ना। आपसे पूछ रहा है टोटल बताइए, टोटल ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो क्योंकि हमेशा, यस, हमेशा क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। एंटी, यस, क्लॉकवाइज के बारे में बताया नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताया हमेशा पॉजिटिव। सो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा +10 -12, सो योर आंसर इज -2। माइनस क्या इंडिकेट करता है, -2 न्यूटन मीटर इंडिकेट करता है कि आपका टोटल या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। यस, माइनस साइन की वजह से पता चल गया कि आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा क्लॉकवाइज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, अ फिजिकल बैलेंस हैज एन आर्म ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड, यस, फिजिकल बैलेंस मतलब बीम बैलेंस। तो एक बीम बैलेंस में आर्म है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। द वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर आर्म, है ना, व्हाट वेट, ठीक है। आपके पास दो, यस, इसकी 2 आर्म है, एक 60 सेंटीमीटर वाली आर्म है, ठीक है, ये रही 60 सेंटीमीटर वाली आर्म, और ये रहा, यस, एक बीम बैलेंस है, तराजू है, ये है 60 सेंटीमीटर वाली आर्म, और ये रही 40 सेंटीमीटर वाली आर्म। आपको यहां का क्या निकालना है, यस, यहां का वेट या फोर्स निकालना है। क्या क्वेश्चन में है, व्हाट, यस, क्वेश्चन में है व्हाट वेट मस्ट बी केप्ट ऑन द लॉन्गर आर्म टू बैलेंस द वेट ऑफ 100 ग्राम। यहां का वेट दे दिया है, यस, यहां का वेट या फोर्स दे दिया है 100 ग्राम फोर्स। आप जानते ही हैं कि इस तरफ जो लग रहा है वो क्या लगेगा, यस, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और इस तरफ जो लगेगा वो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बीम बैलेंस तभी इक्विलिब्रियम पे होगा जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और सम ऑफ क्लॉकवाइज, यस, लिखेंगे आप, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ, यस, क्लॉकवाइज मोमेंट लिखेंगे, है ना। और यहां पे लगाएंगे क्या, फोर्स जो कि है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 40, है ना। फोर्स है 100 ग्राम फोर्स, ये रहा, और डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर। यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे आपको फोर्स नहीं मालूम है, वेट नहीं मालूम है, आप छोड़ देंगे, पर हां आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इसका मालूम है कितना है, 60 है। सिंपली आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई है 100/40/60। आपको, यस, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा
66.67 ग्राम फोर्स। ये आपका क्या आ गया? यस, यही होगा आपका यस वेट या फोर्स। याद रखिएगा, वेट ऑफ द बॉडी इज द पुल विथ विच द अर्थ अट्रैक्टेड, तो वो फोर्स के ही बराबर होता है। ठीक है, यस। इस क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। यस, इस बार फुल स्केल नहीं है, कितना है? हाफ मीटर है। यस, हाफ मीटर क्या होता है? हाफ मीटर मतलब मीटर का आधा, मतलब ये स्केल 50 सेंटीमीटर की होगी, है ना? ये स्केल 50 सेंटीमीटर की, यस, ये हाफ मीटर हो गया। अब इसको कहां पे सस्पेंड किया जा रहा है? 29 पर। यस, 29.5 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया गया है इसको? सॉरी, 29 सेंटीमीटर पे सस्पेंड किया गया, 29.5 नहीं है, 29 सेंटीमीटर पे इसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो लॉन्गर आर्म आप देख रहे हैं कहां पर है? यहीं पर है। तो जैसे ही आप यहां सस्पेंड करेंगे तो मीटर स्केल क्या हो जाएगी? वहां झुक जाएगी, है ना? अब आपको उसको बैलेंस करने के लिए वेट कहां रखना पड़ेगा? किस साइड रखेंगे? जहां ऑलरेडी झुकी वहां रखेंगे वेट, कि उसके अपोजिट साइड रखेंगे वेट, ताकि वो स्केल क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। कहां रखेंगे? करेक्ट, शॉर्टर साइड में रखेंगे। क्यों शॉर्टर साइड में रख रहे हैं? उस साइड क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वहां ऑलरेडी क्या हो जा रहा है? स्केल ऊपर चले जा रही है ना? तो आपको नीचे झुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको कोई वेट रखना पड़ेगा। जैसे ही अब यहां वेट रखेंगे क्या हो जाएगा? ये स्केल जो यहां झुक गई थी वो क्या हो जाएगी? यहां से उठ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे कि आपको एक मास ऑफ 20 ग्राम हंग करना है। क्वेश्चन पूछा है आप कहां हंग करेंगे, तो आप बता देंगे जहां पर क्या है? यस, जहां पर आपका मास कम है, 20 ग्राम फोर्स का मास लगा रहे हैं। आपको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। यस, क्योंकि ये हाफ रूल स्केल है, 50 सेंटीमीटर माइनस 29 सेंटीमीटर, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? यस, यहां का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। सो आपको क्या मिल गया? यस, आपको मिल गया क्लॉकवाइज मूवमेंट, मिल गया क्लॉकवाइज, है ना? तो आप मूवमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स है 20 ग्राम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 21। अब रियली में कहां होता है बैलेंस्ड, कहां होता है? आप जानते हैं एक्चुअल फलक्रम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केल है तो इसका एक्चुअल फलक्रम कहां होता? 50 का आधा क्या होता है? 25 पे होता है इसका फलक्रम, है ना? तो आपको ये रहा, यस, ये रहा डिस्प्लेसमेंट इस साइड का। कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? 4 सेंटीमीटर। कैसे आया 4? 29 पे आपने बैलेंस किया है ना? जबकि एक्चुअल फलक्रम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केल है, 25 पे होना चाहिए था, तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। यस, अब इसके पास क्या मिसिंग है? इसके पास इसका फोर्स मिसिंग है। यही फोर्स इसका मास ऑफ द रूल होगा, है ना? तो आप यहां लगा देंगे क्या? ये कौन सा मूवमेंट आएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप भी यहां क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। आपके पास सॉरी डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर का, सिंपली आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्योंकि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। सो 20 into 21 upon 4, so this gives you 105 ग्राम फोर्स। तो अगर हमसे फोर्स पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 105 ग्राम फोर्स। अगर मास पूछेगा तो 105 ग्राम। बस आप उसमें से क्या निकाल देंगे? यस, फोर्स वर्ड निकाल देंगे तो मास बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको मास ऑफ दी हाफ रूल स्केल आ गया। एक और पार्ट है इसमें, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट बी शिफ्ट इफ 20 ग्राम इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन एंड। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? इस 20 ग्राम फोर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, आपका जो ये फलक्रम है वो 29 से शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा? यस, 25 सेंटीग्राम पे 25 सेंटीमीटर चला जाएगा, है ना? जैसे ही आप इस मास को यहां शिफ्ट करेंगे तो आपका फलक्रम भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट टुवर्ड्स, करेक्ट, इस साइड चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर साइड चला जाएगा। न्यूमेरिकल्स सिर्फ देखिए नहीं, यस, साथ में न्यूमेरिकल्स क्या करिए? लगाइए, अपनी फिजिक्स नोटबुक्स लीजिए और हाँ, साथ में बैठ के क्या करिए? उस न्यूमेरिकल को भी लगाइए। कंसेप्ट में अगर जरा सा भी डाउट हो फील फ्री करिए और मेरे यस
फोर्स पर बनाए फर्स्ट वीडियो को, यस, जो आपको आई पे डिस्क्रिप्शन पे दिखेगा, यस, आई बटन पे दिखेगा, उस पे जाके क्लिक करके फिर से समझें और फॉर्मुलेस को और यूनिट्स को लगाना एकदम ना भूलें। याद रखिएगा, यू गेट मार्क्स फॉर राइटिंग द करेक्ट फॉर्मूला एंड यूनिट ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है? क्या कहा? हाँ, वो पॉइंट है आपकी नाभि। यस, जब आप किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं और वो बॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है, तो वो पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। और आज यस फोर्स का पार्ट 2 यस हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आपने सुन रखा होगा कि अगर किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोन है तो बॉडी को बैलेंस किया इजीली जा सकता है। तो आइए जानते हैं पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है। यस, ये एक लोकेशन है, ये एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी को मान लिया जाए कि वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो उन सारे पार्टिकल्स का सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट उस पॉइंट पर क्या होगा? जीरो होगा। सर थोड़ा सा डायग्राम से या प्रैक्टिकल से समझाइए, ये देखना करना चाहते हैं। आइए स्क्रीन पे देखिए, आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है, जो कि मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि W1, W2 है ना, W3, W4, W5, W6, ये 6 वेट से बनी हुई है। और आप जानते हैं वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच द अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स इट, उसी को कहते हैं वेट। तो अज्यूम करते हैं कि पैरेलली सारे वेट्स क्या कर रहे हैं? डाउन, यस, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस वेट का, यस, वेट W1 से शुरू करते हैं। यस, वेट W1 जो होगा उसका सम ऑफ, यस, क्या निकालना है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट। यस, मोमेंट ऑफ वेट का फॉर्मूला भी वही है जो मोमेंट का फॉर्मूला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर W1, ये रहा आपके पास W1, देखिए, यस, ये पॉइंट है आपका W1, तो W1 का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W2 का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपके पास W2 और ये रहा W5। मिल गया आपको? अगर आप देखेंगे कि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इन तीनों बॉडीज पर, 3 पॉइंट्स पर, W1, W2 और W5 पर, है ना, वो होगा यस एंटी क्लॉकवाइज, होगा एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरफ के, यस, इस तरफ के जो वेट्स होंगे, जो होगा W3, W4 और W6। देखिए W3, W4 और W6, यस, इनका वेट्स भी आप निकालेंगे। यस, इनका भी मोमेंट ऑफ वेट निकालेंगे, इनका भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस, इक्वल आएगी। अर्थात पॉजिटिव किसको कहते हैं? याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यस, दोनों टैली होकर वैल्यू आ जाएगी 0। यस, तो सम ऑफ ऑल वेट्स किस पॉइंट पे ऐसा होगा? यस, इस पॉइंट पे होगा। यस, इसका मतलब है डिस्टेंस कहां से लेंगे इन सब बॉडीज का? इन सारी बॉडीज का डिस्टेंस यहां से लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कहां से लेंगे? इस पॉइंट से लेंगे, G पॉइंट से लेंगे। तो G वो पॉइंट है जहां पर सम ऑफ, यस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट, सारे पार्टिकल्स के आके क्या हो जाएंगे? वहां पर 0 हो जाएंगे। यस, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट जो वैल्यू आएगी वहां पर क्या आ जाएगी? वो बैलेंस्ड होगा, अर्थात वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ गए ना? अर्थात एक और सिंपल भाषा में समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है?
द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एट दिस पॉइंट। यस, अगर बॉडी को वहां से सस्पेंड किया जाए तो आप पाएंगे कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे ही, यस, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे ही आपको मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो हाउ एवर द बॉडी इज प्लेस, बॉडी को कैसे भी प्लेस कर दीजिए, जो एंटायर वेट है क्या होगा उस पॉइंट पर, मेरे केस में जी लिखा आप देखेंगे बोर्ड पर, वहां पे एक्ट करेगा पूरा वेट। देखिए जी का सारा वेट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, नीचे लिख दिया डब्ल्यू। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। क्या नोट्स है हमारे पास, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन डिपेंड करती है उसके शेप पर। यस, बॉडी के शेप पे। शेप पे क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी बॉडी जो अलग अलग यस वेट्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स से मिली है, कई सारे वेट्स के क्या करने से कंबाइन होकर मिली है, उसका सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बी विद इन दी मटीरियल। यस, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द मटीरियल हमेशा पाया जाए। इट मे बी, एक एग्जांपल के रूप में, अगर एक कोई सॉलिड मीटर स्केल है आपके पास, यस, अगर कोई सॉलिड मीटर स्केल है, अगर आप उसको एक सेंटर पे, यस, एकदम मिड पे क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए मेरे अंगुली पे बैलेंस्ड हो गया, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस्ड हुआ, यस, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस्ड हुआ, यस, वही पॉइंट इसका क्या है, यस, यहां पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी अर्थात ज्योमेट्रिक सेंटर इसका ठीक मिडिल ऑफ द बॉडी जो हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। बट अब रिंग की बात करें तो यस, एक रिंग में, एक सर्कल में, यस, सर्कल में जो सेंटर होगा, रिंग में जो, यस, एक हॉलो रिंग में जो सेंटर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि विद इन द मटीरियल हो, समझ गए ना। एक हॉलो स्फीयर हो जाए फॉर एग्जांपल, अगेन अगर स्फीयर हॉलो है तो भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो होगा वो उसका क्या होगा, यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए जानना ज्यादा जरूरी है कि अगर बॉडी आप चाहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, यस, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। आप जानते हैं जब डबल डेकर बस में लोगों को पहले नीचे बैठाया जाता है ताकि जब नीचे वाला डेक, यस, जब लोअर वाला डेक फुल हो जाता है तब पैसेंजर्स को क्या कहता है, उसमें ऊपर भेजा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि क्या हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द 4 व्हील्स आ जाए। यस, उन बस के, यस, उस डबल डेकर बस के 4 पहियों के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लो होगी उतनी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। कई बार जो 3 पहिए पे चलने वाले रिक्शा होते हैं या ऑटो होते हैं, आपने देखा होगा वो पलट जाते हैं। ऐसा देखा है आपने? यस, ऑटो या रिक्शा जो 3 पहिए वाले होते हैं उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, हाई होती है। यस, उन 3 पहियों के बीच में होती है, उन 3 पहियों के बीच में होती है। नतीजा क्या होता है, थोड़ी सी भी रिक्शा ज्यादा टर्न हो जाती है, ऑटो ज्यादा टर्न हो जाती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द सेंटर चले जाती है, उन 3 पहियों के बाहर चले जाती है और ऑटो पलट जाती है, रिक्शा पलट जाती है। तो बोट्स में भी ऐसा ही होता है, यस, शिप्स में भी ऐसा ही होता है। शिप्स में अगर क्या करना होता है, अगर समुद्र में जाना होता है तो शिप खाली नहीं ले जाते हैं। यस, शिप खाली नहीं ले जाते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए अगर कुछ कार्गो नहीं है, यस, अगर कुछ कार्गो नहीं है तब भी शिप में क्या करते हैं, सैंड भर देते हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, उसका लोअर्ड हो जाए। गॉट इट? अगर ऐसा नहीं किया तो हल्के से भी तेज तूफान, हल्का सा भी तूफान आएगा, यस, तो शिप्स क्या हो जाएंगी, पलटने लगेंगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसीलिए क्या है, जानना बहुत जरूरी है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई इररेगुलर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। अगर कोई एक इररेगुलर बॉडी हो, है ना, और उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नापना हो तो कैसे पता करेंगे। आइए सबसे पहले इस बॉडी में 3 होल कर देंगे। पहला होल ए, दूसरा बी और तीसरा होल सी।
ध्यान से देखेंगे तो ये सारे होल्स कहां करने हैं हमको, यस बॉडी के एजेस में करने हैं, किनारों पे कर देने हैं। अब क्या कर देना है, इस ए नाम के पॉइंट से यस बॉडी को क्या कर देना है, सस्पेंड कर देना है। एक थ्रेड से क्या कर देना है, इस होल से क्या कर देना है, बॉडी को सस्पेंड कर देना है। जब यहां से बॉडी को सस्पेंड करेंगे यस तो एक लाइन डेवलप हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेट्स से डी। सिमिलरली क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को खोल करके यस इस थ्रेड को खोल करके अब इसको इस इर्रेगुलर बॉडी को पॉइंट बी से सस्पेंड करेंगे। अब पॉइंट बी से जब सस्पेंड करेंगे तो पॉइंट बी यहां पर आ चुका होगा, और जब पॉइंट बी से सस्पेंड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यस एक स्ट्रेट लाइन, यस एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, जिसको प्लम लाइन कह सकते हैं, इस पे ये सस्पेंड हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ये भी फॉर्म करेगा। सिमिलरली क्या करेंगे, पॉइंट सी, यहां पे जहां होल बनाया है, अब पॉइंट सी से क्या करेंगे, इस इरेगुलर बॉडी को सस्पेंड करेंगे। जब पॉइंट सी से सस्पेंड करेंगे, अगेन क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब बॉडी क्या करेगी, यस वाइब्रेट करना बंद कर जाएगी, आप रुक जाएंगे और क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां से सस्पेंड हो रही है। हम देखेंगे कि जहां ये पॉइंट सस्पेंड हुई है ना, सी एफ वो लाइन बन जाएगी, और बी से बनी थी बीई। जहां पे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, यस जहां पे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। देखिए ये रहा आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से हम क्या कर रहे थे, बारी बारी से पहले हमने क्या किया, ए से सस्पेंड किया बॉडी को, फिर जो दूसरा होल बनाया था बी से सस्पेंड किया था, मतलब बी को यहां कर दिया था, है ना, और फिर तीसरी बार क्या किया था, सी को यहां कर दिया था। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे आपको मिलता है पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। सो योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट जी। पॉइंट जी वो है यस जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, जहां पर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट इज इक्वल टू 0, अर्थात इस पॉइंट पर बॉडी के ऊपर पड़ने वाले सारे वेट्स का इफेक्ट यस 0 होगा। आपने तराजू को देखा होगा, है ना, किसी एक पॉइंट पर तराजू आके क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ना, ध्यान दिया है ना आपने। देखिए जैसे कि एक पेन को मैंने बैलेंस किया तो यस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे का पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गॉट इट? तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, यस लाइक बटन प्रेस करना है। क्लास 10th आईसीएसई के किसी भी चैप्टर को समझना हो तो बस चैप्टर का नाम लिखिए, यस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। यस बाय सर तरुण रूपानी, and I'm sure you will get the video on it and the lessons as well as explanation on it. तो वॉच करिए, रिमेंबर करिए कि न सिर्फ इसको आपको अपने पास रखना है बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर करना है।